वेस्ट बंगाल वगैरह में ये काला जादू वगैरह बहुत प्रिवेलेंट है। जैसे मेरी रूममेट बोलती चलोगी क्या, एक बार देख के आओगी क्या। हम बोले कि उसका दर्शन अगर मैं करने गई और नेक्स्ट टाइम तुम लोग मेरा दर्शन नहीं कर पाए तो। जगदीश को जग्गू बुला रही थी वो, मुझे समझ नहीं कैसा खूनी और दुश्मन, ये कैसा कैसा कॉम्बिनेशन है। मिनिमम एलिजिबल फॉर आर गे like 60% is eligibility. So hello everyone, welcome back to my channel. So it's been 15 days that I last posted, and this video is a query, answering your queries basically that you have been commenting, and बहुत कुछ के तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही रिप्लाई दे देती हूँ, बट बहुत कुछ ऐसे होते हैं जैसे जहाँ मुझे लगता है कि सिर्फ टेक्स्ट करके आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड, एंड सो दैट्स व्हाई आई एम trying to make like few videos after such long time, so to answer your queries. Before answering your queries, I'd like to tell how capable I am to answer your queries. So I have appeared for my first attempt was in the previous year, and this will be my second attempt. So उतना तो सालों का experience नहीं है मेरे पास that I'll be like in and out of the exam, but yes, जो with little knowledge I have, I like to share it. So, and I'll also try like to share ki I have given myself a target that if it doesn't happen this year, right, if I don't get selected this year, I'll appear for next year, that's 2026, and that will be the last that I'll be appearing for. And I know we should not stop I know we should not stop ourselves for just 2 to 3 attempts. It's not right, because the exam is so demanding, and people are so like exams so competitive, but like I think if I'm not able to clear in 3 attempts, then it's very tough for me, and I don't want to be involved in such huge competition, because it takes a lot of my time and mental like space, so I don't want to give it more than 3 years. And yeah, that's about me. And so the first question I'll be taking up is like one. So I received one of this comment asking what is your tell me about your educational qualification. So क्या क्या पढ़ाई किया है, क्या स्कूलिंग वगैरह कुछ मेरे को जो समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने तो बताया है कि मैं सी हूँ, फिर भी इफ़ यू आर आस्किंग फॉर समथिंग मोर, सो मैं बता देती हूँ. आई एम फ्रॉम झारखंड, एंड वेरी स्मॉल स्टेट इन झारखंड, एंड मैंने 10th किया है फ्रॉम ICSE बोर्ड, एंड उसमें मेरे को आया था 92.4%, एंड 12th किया मैंने ISC बोर्ड से, तो उसमें मुझे आया था अगर आप बेस्ट 4 लोगे तो 90%, अगर बेस्ट 5 लोगे तो 88 पॉइंट समथिंग. इससे पहले कि आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा मार्क्स है, मैं आपको बता दूं कि CBSE एंड ICSE बोर्ड्स में ये सब मार्क्स बहुत यूजुअली लोगों को आ जाते हैं. इट्स नॉट वेरी टफ टू स्कोर, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन लाइक थिंक कि बहुत इंटेलिजेंट लोगों को ही आते हैं, ऐसा नहीं है. आप बहुत एवरेज लोगों को भी 90% प्लस लाते आप आराम से स्पॉट कर पाओगे. सो उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया फ्रॉम कोलकाता, फ्रॉम श्री शिक्षायतन कॉलेज इन कोलकाता, एंड मेरे को ग्रेजुएशन में मार्क्स आए थे 6.96 समथिंग, 6.69 ऐसे कुछ CGPA था. तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे पास बेयर मिनिमम एलिजिबल हूँ फॉर RBI, लाइक 60% इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर RBI एग्ज़ाम अपेयर होने के लिए. मुझे उतना ही आया था कि मेरा 61.62 कुछ बनता है, जिसकी वजह से मैं एलिजिबल हूँ. एक आधा नंबर, और वो भी मैं आपको बता दूँ क्योंकि कोविड आ गया था, तो मैंने 6th सेमेस्टर में चीटिंग करके मेरा को 6th सेमेस्टर में 9.6 CGPA आया था. इसकी वजह से मेरा ओवरऑल 6.69 कुछ बना, वरना अभी मैं शायद RBI के लिए एलिजिबल भी नहीं होती एग्ज़ाम देने के लिए. सो अब ये तो हो गया मेरा ग्रेजुएशन. सो अब मेरे को बताना है कि मेरा CA, हमारे लाइक CA में 3 लेवल्स होते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता. पहले CA फाउंडेशन, सेकेंड इज़ इंटरमीडिएट, एंड थर्ड इज़ फाइनल. तो मेरे CA फाउंडेशन में कुछ मार्क्स थे ठीक ठाक, तो उसका मेरा हाथ नहीं है उसमें,
एक्चुअली उसके पीछे भी एक लॉन्ग स्टोरी है। मैं तो अब आप लोग ने कई बार सुना होगा कि वेस्ट बंगाल वगैरह में ये काला जादू वगैरह बहुत प्रिवेलेंट है, जैसे काला ब्लैक मैजिक कर दिया है ना, ये सब आपको सुनने में आता होगा। तो हमारे रूम के पीजी में, जिस पीजी में रहती थी, उस मेरे रूम के बगल वाले रूम में एक लड़की के अंदर कुछ हुआ 12 बजे रात का। एंड वो लड़की थोड़ी सी, मतलब उसका बाल जो था पूरा स्ट्रेट ब्लैक था, एकदम डार्क ब्लैक कलर का हेयर था उसका। मैं तो बहुत लुकअप टू करती थी वैसा हेयर पाने के लिए। पूरा हल्ला करने लग गई वो, और वो हल्ला करके उस लड़की का क्या नाम था एक्चुअली मुझे नहीं पता, पर जिस लड़की का आत्मा उसके अंदर आया था उस लड़की का नाम था सृष्टि। तो सृष्टि का भूत नहीं, वो ये बोल रही थी कि मैं इसी रूम में रहती थी, मेरा मेरा मर्डर हुआ है हैरेसमेंट होके, एंड जग्गू ने किया है। जगदीश को जग्गू बुला रही थी वो। समझ नहीं कैसा खूनी और दुश्मन, ये कैसा कैसा कॉम्बिनेशन है। जग्गू, मुझे तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को कुछ अफेयर चल रहा था। इसने दिया है धोखा, इसने किया है आत्महत्या, और ये है सृष्टि और जग्गू का लव स्टोरी। क्योंकि जग्गू क्यों बुलाएगा कोई अपने दुश्मन को, जगदीश को जग्गू। तो अब वो बेचारा ओनर जिसका वो पीजी था, वो 1 महीने तक पीजी नहीं आया, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो भूल भुलैया 2 का जो राजा था ना, जिसने मधु वो विद्या बालन का मारा था, तो उसने जब उसको देख लिया तो वो उसे मार देगा। तो उसको लगता था कि मैं जैसे ही इसको दिख जाऊंगा ये मुझे ख़त्म कर देगी, इसलिए वो अपने ही पीजी नहीं आता था। वो रोज लंच वहीं करता था उसी पीजी में, पर वो एक दिन भी लंच करने नहीं आया, इतना खौफ था उसका। मेरे को ये मैं आंखों देखा एविडेंस करने वाला थी नहीं लकीली। तो मेरे रूममेट ने मुझे अगले दिन फ़ोन करके बताया कि हमारे रूम के जस्ट बगल में ऐसा हो चुका है। उस समय मैं ये फाउंडेशन का मेरा एग्ज़ाम था 15-20 डेज कुछ बाद। मेरा हालत टाइट हो गया सुन के। मैं सोची कि बुक्स मेरा सारा वही है, जाना तो पड़ेगा। अब इतने कम समय में कहाँ से कुछ इंतज़ाम करेगा, उसी को रेफ़र करना पड़ेगा। मम्मी बोल रही है हाथ में धागा बांध के और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते रूम में चले जाओ और ले आओ। एंड लेट मी टेल यू, वो रूम के बगल वाले रूम में अभी भी है लेटी हुई, वो गई नहीं है, वो वेट कर रही है अपने जग्गू का। बताओ, हनुमान चालीसा का 4 लाइन आता है बस मुझे, 4 लाइन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिव लोग। इतने से लाइन में भूत भागेगा कैसे, वार्म अप भी नहीं होगा भूत का आत्मा का। फिर मैंने फ़ोन में हनुमान चालीसा बजाया और उसमें ऐड दे रहा है। मुझे पहली बार उसमें लगा कि मुझे यूट्यूब प्रीमियम ले लेना चाहिए। ये बीच बीच में ऐड के चक्कर में मेरा आज ख़त्म हो जाएगा लाइफ। बुक्स तो लेना था, डरते डरते गई। हम 4th फ्लोर में रहते थे। 4th फ्लोर का रेंट थोड़ा कम था 1st फ्लोर से, और 1st फ्लोर AC वाला फ्लोर था। 4th फ्लोर गरीब नंगे बच्चों के लिए फ्लोर था, सारे गरीब। लिफ्ट नहीं था। 4th जितना ऊपर आप जाओगे उतना रेंट कम होता जाएगा 1,000, बिकॉज आप सीढ़ी से चढ़ के जा रहे हो। उस पीजी में 4 फ्लोर थे, मैं 4थे फ्लोर पर रहती क्योंकि मैं सबसे गरीब थी, तो सबसे ज़्यादा पैसा बचाते हुए मैं 7,000 कुछ रेंट देती थी उस टाइम पे, उस पीजी का इंक्लूडिंग फूड। तो मैं गई एंड वो वहाँ सोई हुई है। मेरी रूममेट बोलती चलोगी क्या, एक बार देख के आओगी क्या। हम बोले कि उसका दर्शन अगर मैं करने गई और नेक्स्ट टाइम तुम लोग मेरा दर्शन नहीं कर पाए तो हाथ जोड़ो, मैं मुझे मत लेके जाओ, मेरा करियर शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो मैं हनुमान चालीसा बजा बजाते गई। उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया, यूट्यूब प्रीमियम पे ऐड दे रहा है, भाई तेरे 1 सेकेंड का मोनेटाइजेशन की वजह से मेरा जान चला जाएगा। तो मैंने कंटिन्यूस स्किप एंड यूट्यूब प्ले कर रहा है। तो किसी तरह हनुमान चालीसा बजाते बजाते मैं गई। मैंने बुक्स कॉपीज लेके 1st फ्लोर में शिफ्ट हुई, क्योंकि वो उतने कम टाइम में कहाँ से दूसरा पीजी ढूंढूं। मैं डिपॉजिट भी 3 मंथ का वो लेकर रखा था पीजी वाला। तो 1st फ्लोर पर अपने शिफ्ट हुए, और उस दिन उसके पापा मम्मी आने वाले थे, तांत्रिक
उसको लेके जाने के लिए। तो मेरे को कुछ भी नहीं पता, मैं उस समय वहीं थी, पर मेरे को एक पैसे का हिम्मत ही नहीं था कि मैं वो सीन होते हुए देख लूँ। मैं अगर वो देख लेती तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता मेरे को नहीं देखना, मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं करना ये सब चीज़ें। एंड मैंने बोला हाँ तो जोड़ा ले जाओ, बस दोबारा नहीं आना चाहिए। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, तो मुझे याद है कि मेरे मैथ्स भी रहता था हमारा उसमें। तो जब मैथ्स का मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, वो पेन जैसे कभी कभार होता है ना कि नीचे गिर जाता है बेड के, और उस समय हमारे बेड के नीचे ऐसे स्पेस रहता था ताकि आप अपना ट्रॉली वगैरह हम लोग स्टूडेंट्स लोग घुसा सके उसके अंदर। तो क्या होता था ना कि मेरा जैसे कि क्या होता था कि अगर मेरा पेन नीचे गिर गया ना, तो मैं उसको लेती नहीं थी झुक के देख के कि पेन कहाँ है, क्योंकि मैंने 1920 देख रखा है, उसमें बेड के नीचे ही रहती है भूतनी। तो मैं एक भी बार पेन नीचे कभी गिरा, उसके अंदर ही रहो, मेरे को चाहिए नहीं पेन, मैंने डब्बा खरीद रखा है। तो उसमें से नया पीस निकालती और फिर सॉल्व करना शुरू करती। ओ भाई बहुत ज़्यादा डेडली फेस था। एग्ज़ाम आया गई, तो मैंने इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ रिवाइज नहीं कर रखा था, तो मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा था, ब्रेन में सारा ब्रेन लगा पर ब्रेनिंग ही नहीं कर रहा था। तो किसी भी तरह मैंने को जितना क्वेश्चन आता था मैंने सॉल्व किया, उसके बाद मुझे नहीं आता था। तो मैंने फिर सोचा कि हो सकता है बाय चांस कि कुछ 10-15 क्वेश्चंस मैं शॉर्ट फॉल कर रही हूँ, तो कुछ तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे डायगनली मैंने देखा कि एक लड़का है जो चीटिंग करवा रहा है। तो मैंने सोचा तो गुड अपॉर्चुनिटी, मैं हूँ लड़की, वो है लड़का, चीटिंग मुझे करवा देगा वो। तो मैंने ऐसे श्योर, मतलब देखो मेरा कॉन्फिडेंस, मैं उससे पूछ रही श्योर, मुझे खुद कुछ नहीं आता, पर मैं चाह रही कि वो सही जवाब दे। श्योर हो चाहे नहीं हो, मतलब मजबूरी में आंसर लिखना उसको, जो बोल रहा है वो उसको यकीन मानना कि वो सच है। 2 3 4 वो सोच रहा है कि कितनी बेशर्म लड़की है, लाइन से कुछ नहीं आता इसको तो। और फिर सबसे बड़े मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, मैं वो लड़का मेरे ही कोचिंग में पढ़ता था, जिस कोचिंग में मैं टॉप करती थी। अब वो टॉप क्यों करती थी मैं, क्योंकि हमारे कोचिंग में जो फर्स्ट आता था उसको 500 रुपीज़ मिलता था, सेकेंड 400, थर्ड 300, फोर्थ 200 एंड फिफ्थ 100। मेरे को चाहिए था 500, क्योंकि हमारे ठीक पीजी के सामने एक समोसा वाले भैया लगाते थे, जो समोसा चाट उस टाइम पे 10 रुपये प्लेट देते थे। अगर मैं एक भी टेस्ट जीत गई तो 50 दिन का समोसा चाट का इंतज़ाम हो जाएगा। तो मेरा ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था, और मैंने एक चीट भी बनाया था, क्योंकि वो सर क्वेश्चंस सर के खुद के मैट में से डालते थे, और हमारा होता था चैप्टर वाइज टेस्ट। तो 3-4 चैप्टर भी पूछ लेगा तो 50 क्वेश्चन से एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन का आंसर मुझे रटना, बिकॉज MCQ क्वेश्चन है, आंसर नहीं बताना कि कैसे आया, बस आंसर मार्क करना है MCQ OMR में। तो जितना मैं रट पाई रट ली, और जितना मेरे को डिफिकल्टी होता था कि बार बार मैं भूल जाती हूँ, नहीं यार इसका सही नहीं, मैं एक छोटा सा मेरे बना के लिख लेती थी। और सर को कभी नहीं लगता था कि लड़की हो के लड़की ऐसा काम करेगी, तो मतलब ठीक है, आपको भरोसा पे मैं कभी ना खड़ी उतरूँ। तो मैंने सब चिटिंग चटिंग करके सब लिख लिया OMR शीट में, टॉप कर गई, मज़ा आ गया। ऐसा मैंने काफ़ी बार किया, मैं काफ़ी बार किया, तो लोगों को हवा बाबा कितनी इंटेलिजेंट, हर टेस्ट में टॉप करी। ऐसा नहीं, दिन का 2-2 टेस्ट, मतलब हमारा बैच होता था, फर्स्ट बैच सेकंड बैच, तो सेकंड बैच में भी जाके टेस्ट दे के प्राइज़ जीत जा रही हूँ, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। तो सोचा कि अरे 2 टेस्ट में जीत सकते तो क्यों ना जीतो। ऐसे करके मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, और इसके अवश्य में मुझे थोड़ा पॉपुलैरिटी भी मिल गया। तो कैसा फुद्दू टॉपर थी यार, कुछ नहीं आता इसे। तेरे को सोचने से मेरे को क्या फर्क पड़ रहा, सोच लो। मैं तो सारा आंसर मार्क करके निकल गई, और मैंने उसको थैंक यू बोल के मैं निकल गई। फिर एग्ज़ाम में मेरे आए थे 161 आउट ऑफ 200। मैं आपको सच बताऊं, अगर वो नहीं भी बताता तो भी आई वाज पास, क्योंकि 61 मार्क्स का मैंने उससे चिटिंग नहीं किया था, उसको खुद को नहीं आता होता ना नंबर। तो फिर इसी तरह फिर उसके बाद 9 मंथ्स मिलता है आपको इंटरमीडिएट का तैयारी करने का, सेकेंड लेवल का। उसमें 8 पेपर होते हैं, 8 पेपर, 2 ग्रुप होता है, हर ग्रुप में 4 पेपर होते हैं। एंड
वो मैंने क्लियर किया। फिर उसके बाद में आर्टिकलशिप में आता है। हमारा आर्टिकलशिप जैसे इंटर्नशिप होता है तो वो 3 इयर्स का होता है। एंड उसमें ये होता है कि आपको किसी CA फर्म में आर्टिकलशिप वगैरह का काम सीखना पड़ता है। एंड आपको जो इंडस्ट्री स्टाइपेंड होता है वो मिलता है। हमारे पे तो था 2,000, 2,500, 3,000 ऐसे था। तो मेरा था शायद 2,000 ऐसा कुछ स्टाइपेंड था, मंथली मिलता था सैलरी, मतलब आप समझ लो। तो 2,000 करोड़ डिवाइड बाई 30 कितना हुआ करके देखना पड़ेगा यार। तो उतना मेरे को था। और उसमें भी क्या होता था, मंथ का एंड में एक एक्सेल शीट बनाना पड़ता था। 70 रुपये प्रतिदिन इंटू 28 दिन जो हम आए हैं, तो इतना मेरा अमाउंट है ड्यू। अब बड़ा ही खुशी खुशी लेते थे वो 70 रुपये ऐसे कुछ दिन का। ये तो हालात थे। फिर उसके बाद फाइनल में आया, पढ़ लिखा के बहुत ही लाइफ बोरिंग हो गया उस टाइम पे। मतलब जितना भी चल और फन था ना, और आर्टिकलशिप भी बेकार था। मतलब अब पता नहीं कितने लोग को मजा आता होगा, मेरे को नहीं मजा आता था भाई आर्टिकलशिप में। कब खत्म हो। फाइनल में मुझे अटेम्प्ट लगे, मैंने फेल किया फाइनल में। एंड इसी तरह बढ़ते बढ़ते 10 जनवरी 2023 को मैंने CA क्लियर किया। आई वाज द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन दैट डे बिकॉज आई डिडंट वांट टू सिट अगेन फॉर दैट एग्जाम। एंड उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ। आई गॉट प्लेस्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अभी भी मैं काम कर रही ही हूँ। एंड वांट टू गो टू RBI or SEBI because that's the organization I want to work for. एंड सो यही स्टोरी इतना लंबा हो गया है कि कहने की बात नहीं है कि मैं दूसरी स्टोरी अभी नहीं बता सकती। अब कोई भी अगर बाय चांस CA का कोई स्टूडेंट जो ये वीडियो वॉच कर रहा है, बाय चांस अगर आप हो, तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आपके भी फ्रैटर्निटी को मैं हेल्प करना चाहती हूँ। दैट फर्स्टली टू फोकस ऑन स्टडी मटेरियल। ओके, स्टडी मटेरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जनरली लोग फलाना ढकाना गुवाना हचाना सब पढ़ के चल जाते हैं। स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट आपको छाप छाप के दे रहा है कि पढ़ो, उसमें से क्वेश्चन पूछे वो आप छोड़ के चल जाते हो, उसको पढ़ो। उसमें से ही क्वेश्चन आता है। नंबर्स भी चेंज नहीं करते। मैंने तो 2-4 टेपा वहाँ से है ना, तो वो पढ़ो। मॉक टेस्ट वगैरह देने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बिकॉज देखो, मॉक टेस्ट से घंटा नहीं कुछ होता। मॉक टेस्ट वगैरह बेकार है। मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जैसे कि RBI SEBI वगैरह, तो फिर तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। बट CA में उतना दरकार नहीं है। आप अपना बस 4-5 क्वेश्चन जो भी पूछते हैं उसको देख लीजिए। जो आपको फर्स्ट 3 अच्छे से आते हैं उसको पहले लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, माइंड में रखिए कि आधा घंटा ज़्यादा नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में, 25 मिनट्स प्रॉक्स। फटाफट लिखिए, फास्ट इन योर स्पीड। कम ही आता है, कम ही पॉइंट्स लिखे, पर सबको अटेम्प्ट करें, मार्क्स मिलते हैं उससे बहुत। और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें, कम पढ़ाई में नहीं चलेगा। जिसके लिए मैंने आज तक तैयारी की है वो बहुत टफ है और उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मतलब मैडली स्टडी करना पड़ना पड़ता है। एकदम कम पढ़ाई में तो कभी नहीं निकलेगा, लिख के लेगा। एंड डिसिप्लिन रहो, रोज़ पढ़ो, रोज़ नहीं करोगे तो फिर वो डायलॉग है ना, आफ्टर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज अ मे। वही हाल हो जाएगा कि हर अटेम्प्ट फिर कुछ अटेम्प्ट फिर कुछ। अब तो शायद साल में 3 अटेम्प्ट कर दिए हैं। पढ़ाई करो, बिना पढ़ाई के नहीं निकलेगा। मॉक टेस्ट वगैरह पे फोकस मत करो, पढ़ाई करो, इंस्टीट्यूट मटेरियल फॉलो करो। सब कुछ को समझना ज़रूरी नहीं है। आप जब CA बन जाओगे तो उसके बाद आप एक स्पेसिफिक चीज़ पे काम करोगे। सब कुछ नहीं उतना रिक्वायर्ड रहता है। बाद में भी आप उस अपने जोन पे और पढ़ के और क्लैरिटी ला सकते हो। अभी आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम क्लियर करना, क्योंकि सच बोले ना, ये सब जो फेलिंग प्रोसेस होता है ना, ये बिल्कुल भी इंटरटेनिंग नहीं होता। पढ़ लिख के पास करो, दिमाग में ज़्यादा मत खपाओ अपना। ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, 75 स्ट्रेस पाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज the answer to one of the longest question, I think. So thank you so much for watching. If you have been watching till here, and I'll answer the rest of your queries in my next video. Thank you for joining in. Thank you.